महराज मलिक पे पीएसए लगने के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए कई सारे अहम तरीन सवाल, जिन सवालों का जवाब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को भी देना होगा। आपको मालूम है कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली है और आप ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास जो है वो कम व पेश तकरीबन जो है वो 40 से ज़्यादा MLAs हैं। क्या इन MLAs की जानिब से महराज मलिक को लेकर कोई जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट किया या LG हुकूमत के आगे कोई बात की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर हैं ओवैस साहब, जो कुछ दिन पहले ही डिटेन भी हुए थे और महराज मलिक पे जब पीएसए लगा था तो उस समय लगातार ये महराज मलिक के सपोर्ट में उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। ओवैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल ये है कि महराज मलिक पे पीएसए लगा है और पीएसए इसलिए लगा है, ये बताया जा रहा है कि उन पे जो है वो 18 FIR थी और अलग अलग FIR का अलग अलग हवाला दिया है। कुछ FIR में ये बताया है कि डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज करना, फीमेल डॉक्टर्स को ये कह देना कि कपड़े उतार दिए जाएंगे आपके। कुछ जगहों पे जो है वो इलेक्शन के दौरान में पोलिंग ऑफिसर को मारना पीटना, कुछ खबरों की और कुछ जानकारी के मुताबिक कुछ जो दहशतगर्द हैं उनको जो है वो ग्लोरीफाई करना। इस तरीके की चीज़ों की वजह से महराज मलिक पे FIR लगे और उसके बाद पीएसए लगा। DC डोडा के साथ गाली गलौज की बुनियाद पे नहीं लगा। आप इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं? देखिए, जो महराज मलिक पे पीएसए है वो महराज मलिक पे पीएसए नहीं है, वो जमहूरियत पर पीएसए है, वो जमहूरी निज़ाम पर पीएसए है, वो उस नौजवान पर पीएसए है जिसने 2019 के बाद से लेकर बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा होकर एक बार फिर हिम्मत दिखाई कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, मैं जमहूरियत पे भरोसा कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि अगर ये कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि 2019 के बाद भी जमहूरियत है और ये बिट्रेयल है उनकी एस्पिरेशंस के साथ, उन नौजवानों के साथ धोखाधड़ी है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखाधड़ी है। और जो FIRs की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए पानी जब तक सर से ऊपर ना जाए तब तक तल्ख अल्फाज निकलते नहीं है। जब लाशों को रेफर किया जाए, एक अस्पताल से जब एक लाश को, मुर्दा को रेफर किया जाने लगे तो फिर भाई साहब तल्ख लहजे हो जाते हैं। एक बच्ची को सिर्फ एक सेक्शन की वजह से परसों जो है जान गंवानी पड़ी, डोडा हॉस्पिटल तक उसको पहुंचने नहीं दिया गया। वहां पर पुलिस के एहलकार, एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार जो फुलडोडा में मौजूद थे, उन लोगों ने उस बच्ची को, वो टोपी खोलकर वो बंदा जो है वो बुजुर्ग अपनी बच्ची, अपनी जो है वो नाती के लिए ये कहता रह गया कि ये बहुत बीमार है और उसने वहां पर दम तोड़ दिया। ऐसे सिस्टम को जब कोई ललकारता है और थोड़े से तल्ख अल्फाज कहता है तो उसका मतलब यह है कि वो बदतमीजी करता है, इसका मतलब यह है कि वो जो है गाली गलौज करता है। यह सेंटिमेंट समझने की बात है। आज तक जम्मू कश्मीर में जिस तरह की लीडरशिप हमने देखी, आज तक जम्मू कश्मीर में जो भी हमने लीडर्स देखे, वो या तो ब्यूरोक्रेट रिटायर होकर आए या तो ठेकेदार जो है आपको जो है वो नजर आए असेंबली में। मोस्टली ये लीडरशिप जो है अपनी जातियात को प्रायोरिटी समझती है। आज भी जम्मू कश्मीर में वही हो रहा है। आज भी ये लीडरशिप अपनी जाति जो है मफाद को पहले देख रही है, पर्सनल इंटरेस्ट को पहले देख रही है। चाहे वो चुनी हुई सरकार है, चाहे वो लोग हैं जिनकी सियासत को जो है खतरा हो गया था महराज मलिक की गरीबों की सियासत से, चाहे वो लोग हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाति मफाद देख रहे हैं। इस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट्स, हल्के फुल्के स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ नहीं कहा। उन्होंने हल्के फुल्के स्टेटमेंट्स दिए, उसके अलावा उन्होंने कंक्रीट कोई स्टेप्स नहीं लिए जिससे यह लगे कि ये सीरियस हैं। वो ये जानते हैं कि उन पे भी लग सकता है, वो ये जानते हैं कि कल को उनका नंबर भी आएगा, लेकिन वो जब शायद वो जब उनके साथ मिले हुए हैं तो शायद नहीं आता होगा, इसीलिए खामोशी इख्तियार की हुई है। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जी जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट तो यहां पहले मुसल्लत हो गई है। कब से आप देख रहे हैं ना, ये तमाशा तो 2017 के बाद से चल रहा है और 17 में भी जो है फैक्स मशीन ने जो है तकदीर बदल दी।
एक फैक्स मशीन ने जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को निस्तो नाबूद कर दिया। आप अंदाजा देखिए कि क्या मजाक है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और उसके बाद भी ये लीडरशिप, जो इलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्टेड लोग तमाशबीन बने रहे, ये खुद डिटेन हुए। आज इनका एक इलेक्टेड जो इनके साथ खड़ा था, जो इनके बीच में होता था, आज उसको डिटेन किया गया और ये खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। ये हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के बने हुए। और सबसे बड़ी दुख की बात आपको बताऊं, मैं सियासत की बात करने नहीं आया, मैं बिल्कुल भी सियासत की बात करने यहां नहीं आया हूं। मैं डिटेन हुआ था उसी दिन जिस दिन महराज मलिक को पीएसए में डिटेन किया गया। उसके आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैंने गिरफ्तारी दी है। मैं डिटेन किया जाने वाला था, उससे पहले मैंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। मैंने कहा अगर आपकी जमहूरियत यही है तो ले लीजिए, डाल लीजिए हथकड़ी और पहुंचा दीजिए जेल में। मुझे जेल में पहुंचा दिया गया। महराज मलिक का अपॉइंटेड पीए, उसको 8 दिन जो है सलाखों के पीछे रखा गया। वहां कई लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, वहां कई लोग डिटेन किए गए। और आज नॉर्मलिसी की बात हो रही है। क्या इस तरह से लाएंगे आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर नॉर्मलिसी? क्या इस तरह से आप पब्लिक के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट करेंगे? क्या इस तरह से आप जो है एक चुने हुए नुमाइंदे को जब आप पीएसए में धकेल देंगे, जेल की सलाखों के पीछे फेंकेंगे, क्या इस तरह से लोगों का विश्वास जमहूरियत पे खत्म नहीं होगा? क्या इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन आएगा? क्या नया जम्मू कश्मीर यही है? हमने सोचा था कि शायद ये सो कह रहे हैं कि नया जम्मू कश्मीर हो सकता है इनका कुछ हो, लेकिन दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर को बद से बदतरीन हालात में पहुंचाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। इंटेंशंस यही हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है पीएसए उस पे लगता है जो एक ड्रग पेडलर है, एक माफिया पे लगता है। वो इंसान जो सीरियस थ्रेट होता है सोसाइटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आप अपने लीडर को कैसे देखते हैं? आप उसको किस कैटेगरी में डिस्क्राइब करेंगे महराज मलिक? जब गांव में जाइए, आप इलाकों में पूछिए, चनाब वैली में, वहां गरीब की आवाज महराज मलिक है। वहां किसी इलाके में आप जाएंगे तो पूछेंगे महराज मलिक, हर घर से कोई ना कोई शख्स निकलेगा, वो बोलेगा मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, महराज मलिक ने मेरा इलाज करवा दिया। मेरे पास कोई सुनवाई करने वाला नहीं था तो महराज मलिक ने मेरी सुनवाई की। मेरे से रिश्वत मांगी जा रही थी तो महराज मलिक के डर से वो रिश्वत नहीं ली गई। मुझे जो है बार बार सलाखों के पीछे धकेला जा रहा था तो महराज मलिक मेरी आवाज बन के खड़ा हुआ। इवन ये हुआ कि जो लोग एलिनेटेड थे, जो लोग अलग रास्ते पे चलते थे, जो लोग सेपरेट, महराज मलिक को देखने के बाद मेन स्ट्रीम में आए, तो उसके बाद महराज मलिक को, मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला है कि महराज मलिक को जो है पीएसए ये किसी गाली गलौज पे पड़ा है। महराज मलिक को पीएसए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि महराज मलिक की सियासत, इनकी गंदी सियासत को निस्तो नाबूद करने वाली सियासत थी। इनके जो धंधे हैं इनको बंद करने वाली सियासत थी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आज के वक्त में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि महराज मलिक की जो फैमिली है वो किन हालात से गुजर रही है? उसके जो बच्चे हैं या उसका जो परिवार है वो क्या सोच रहा है कि हमें किस चीज़ का जो है वो ये जो मतलब कि महराज मलिक पे जो पीएसए लगा और हमें इतनी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं, किस वजह से, हमारा गुनाह क्या है? फ्लैश ऑन करें। अमर भाई, हम पस्त हैं। सिर्फ उनका परिवार नहीं पस्त है, हम पस्त हैं। हम सब के सब पस्त हैं, हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। हमने इस जमहूरियत में विश्वास दिखाया था, हमने इस जमहूरियत में विश्वास दिखाया था। हम लोग पस्त हो गए हैं, हम लोग परेशान हैं। उसके परिवार सिर्फ अब महराज मलिक का पिता नहीं है, महराज मलिक का परिवार पूरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का मजलूम महराज मलिक का परिवार है और वो हर आंख नम है और वो हर शख्स परेशान है, बेबस है। सैकड़ों कॉल, कल मुझे एक शख्स कॉल करता है उनके इलाके से पीछे, बोलता है भाईजान 3 घंटे पैदल चल के एक पहाड़ी पे आया हूं और सिर्फ ये बता दो कि क्या होगा हमारे लीडर का। सिर्फ ये बताओ कि क्या होगा। यहां 3 घंटे पहाड़ी चढ़ने के बाद मुझे नेटवर्क मिला है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे लीडर का क्या होगा। उसको यह लगता है कि उसका लीडर अगर बाहर नहीं आएगा तो वो उनकी जो उनको थोड़ी उम्मीद की किरण मिली थी वो खत्म है। परिवार तो छोड़िए, परिवार पे तो क्या बीतती है वो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आप उनके पिता से मिले, आपने देखा उनके पिता के क्या हाल है, उनकी मासूम बच्चियां हैं, लेकिन उनका परिवार उतना महदूद नहीं है। उनका परिवार पूरा जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का मजलूम महराज मलिक का परिवार है और वो इस वक्त जिस हालात में है और जो उसके साथ सलूक हुआ है डोडा के अंदर, बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख हुआ। और ये चीजें आज से नहीं चलती आ रही थी। अगर अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे पास्ट में लेकर जाऊं, ये चीजें आज से नहीं चल रही थी, ये चीजें कई महीनों से वहां पर हो रही थी। इनफैक्ट जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसके बाद ये सिलसिले और तेज हो गए।
इन्होंने किसी भी रिजेंटमेंट शो करने वाले आदमी को वहां खुला छोड़ा ही नहीं। इन्होंने डिसेंट को क्रश करने की लगातार कोशिशें की। ये लगातार, मुझे अभी तक 3 या 4 डिटेंशन फेस करनी पड़ी हैं। और किस लिए? हॉस्पिटल के लिए बोलने के लिए, किसी गरीब के लिए बोलने के लिए। जो वहां आवाज उठाता है, चुनाव रैली को एक तरह से गर्गमाल बनाया गया है। वहां कुछ ताकतों ने इस तरह से कंट्रोल संभाल रखा है कि भाई साहब कोई भी हक की बात करे उसको खदेड़ दो। आज हम देख रहे थे, नॉर्मलिसी की बात मैं कर रहा था। मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट डीसी साहब, आप सही मायने में इसको नॉर्मलिसी मानते हैं? आपको लगता है कि ये नॉर्मलिसी आएगी? वो मजलूम जो है अपनी जो एक उम्मीद की किरण है, आखिरी दिया है, उसको बुझने देगा? मैं नहीं समझना कि बुझने देगा। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो मजलूम उस दिए को बुझने देगा। और बदकिस्मती की बात इस वक्त ये मैं देख रहा हूं, जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि बुरहान वानी से एसोसिएट किया जा रहा है, एक नैरेटिव यही लोग पैडल कर रहे हैं। ऑपोजिशन के लोग एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महराज जो है बुरहान वानी से इंस्पायर्ड है। हालांकि महराज की जो वीडियो है, जो इन्होंने छोटी छोटी सिलेक्टेड है, उसमें कुछ इन्होंने एडिटिंग भी की है, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है महराज का यह है कि अगर बुरहान वानी ग्लोरीफाई हो सकता है, अगर उसको जो है आप मीडिया वाले इतने आसमान पे चढ़ा सकते हो, तो फिर जो जमहूरियत में विश्वास करने वाले नौजवान हम जैसे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? हमें क्यों नहीं सुनते आप? हमारी कदर क्यों नहीं करते आप? आपने जम्मू कश्मीर को किस हाल में देखा है? 90 के दशक में आपने देखा है। वहां आपने सेपरेटिज्म देखा है, वहां आपने डेमोक्रेसी, जमहूरियत से नाराजगी लोगों की देखी है। आज अगर लोग जमहूरियत में विश्वास कर रहे हैं, आज अगर हम लोग जो है आपका मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो आप हम पे विश्वास क्यों नहीं करते? एक तो वो नैरेटिव पैडल किया गया, और उसके बाद ये गाली गलौज की कहानियां जो है इन्होंने गढ़ी। और वो स्टोरी भी क्या थी? वो स्टोरी एक कितना आप देखिए, कितना माइनर सा इशू था जिसको इतना क्रिएट कर दिया गया, एक हाइप बना दी गई। एक शख्स के पास डिस्पेंसरी है, एक शख्स के जो है घर में एक डिस्पेंसरी है, हेल्थ सेंटर है गांव केंचा के अंदर। 87-88 में वो स्टैब्लिश हुई है। घर कच्चा था तो उस वक्त जो है वैल्यू भी पैसे की कम थी। 50 रुपए उसको जो है किराया कहीं 50-100 रुपए मिलता था। 2019 तक उसका वही किराया रहा। और 2019 के बाद ये बात हुई कि इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं, बिल्डिंग जो है वो थोड़ी खराब हालत में है, दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो बेहतर रहेगा लोगों के लिए भी। और उसने कहा, उसने इंसिस्ट किया होगा कि नहीं मैं इसको बेहतर कर दूंगा। उसने लोन उठाया, उसने उसको रेनोवेट किया। रेनोवेट करने के बाद फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि ये जो बिल्डिंग है वो स्टेट लैंड पे है, वो स्टेट लैंड पे बिल्डिंग है। और उसके बाद उसको 4 सालों तक एक तगदो करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी, उसको किराया वहां पे मिलने लगा। 4 साल से उस बंदे को किराया नहीं मिला। और 4 साल के बाद होने क्या लगा? रेजोल्यूशंस देने के बाद, कोशिशें करने के बाद, जब एमएलए साहब की इंटरवेंशन के बाद, ये जो है वक्त जाने के बाद, डीसी साहब के बाद, ये हुआ कि भाई साहब आप अगर शिफ्ट ही करना चाहते हैं किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कीजिए। लेकिन एक साजिश के तहत कोशिश यह हुई कि ऐसी बिल्डिंग पर जो है शिफ्ट करने की कोशिश की गई जहां पे ऑलरेडी 2 एक और सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड हैं। होते हैं ना कमर्शियल बिल्डिंग, एक कमर्शियल बिल्डिंग जहां पर 2 सेंटर एस्टेब्लिश है, उसके किराया चल रहा है पहले ऑलरेडी 8-10 हजार, एक का 8-10 हजार, दूसरे का। तो अभी तीसरी बिल्डिंग उसको जो है, तीसरा सेंटर उसको मिलने वाला था जिसका 8-10 हजार जो है उसको और मिल जाता। ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बेनिफिट देने के लिए एक गरीब के साथ ये सब हो रहा था, ये तमाशा था। और उसके बावजूद भी डीडीसी के तौर पर भी महराज मलिक ने ये चीज उठाई थी, कन्वे की थी कि भाई साहब आप ऐसा ना कीजिए, ये रेनोवेट कर रहा है, इसने 2 लाख रुपए उठाया है, कुछ तो इसको जो है इस पर रहम कीजिए, तरस खाइए, और कम से कम इसका किराया तो दे दीजिए 4 साल का। वो भी उसको नहीं मिला। आप इमेजिन कीजिए, उसके बाद जो है एक सिलेक्टेड आदमी के घर में जो है उसको शिफ्ट करने की कोशिश की, और वहां जाने से पहले भी महराज को ये फोन करना पड़ा डीसी साहब को, उनको कन्वे किया कि आप प्लीज कमेटी जो आपने बनाई है एक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो देख लीजिए। तो उसके बाद जब बातें ये हुई, उसके बाद जब वहां से लौट के आए, लौटने के बाद जब उनको यह मालूम पड़ा कि एफआईआर लगा है और चोरी का जो है उस पर केस हुआ है, चोरी की बातें एफआईआर में दफे लगे हैं कि चोरी हुआ है सामान, और एमएलए के ऊपर लगा है, एमएलए के साथ 5 लोगों पे ऊपर और एफआईआर लगा है कि चोरी हुई है, हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग में चोरी हुई है, एमएलए उसमें इन्वॉल्व है। आप इमेजिन कीजिए कि एमएलए पे क्या बीती होगी। जो लोग गाली की बात करते हैं, हम रिस्पेक्टेबल डीसी साहब को कहते हैं कि ठीक है गाली नहीं दी गई, आपके पेरेंट्स को नहीं दी गई, आपके पेरेंट्स को गाली नहीं दी गई, इसके हम गवाह है। ये तल्ख लफ्जों में कहा गया
ये चीज साफ लफ्जों में कही कि आपके वालिदैन, तल्ख लफ्जों में कहा, मैं नरम लहजे में कह रहा हूं, उन्होंने तल्ख लफ्जों में कहा महराज भाई ने कि आपके वालिदैन, आपके बहन, आपके बच्चे, बेटे, आपकी औलादें क्या सोचेंगी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे। वो 15 अगस्त में यहां पर भी आए थे, आप उनको कैसे बताएंगे कि भाई तुम गरीब पे कितना जुल्म कर रहे हो। ये लफ्ज थे। और एक आध चीज स्लिप ऑफ टंग में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है, लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते। तो ये एक शेर प्रोवोकेशन थी, ये एक साजिश के तहत एक ऐसी आवाज, और उन भाइयों को जिनको ये वर्गलाया जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट्स वाला, ये जो आइडियोलॉजी वाला, वो सब जानते हैं। आप अपने आस पड़ोस में पूछ लीजिए, आपको गरीब गवाह सैकड़ों खड़े हो जाएंगे जो आपको बताएंगे कि यार महराज ने मेरी वहां मदद की, उसने मेरे को वहां साथ दिया, उसने मेरे लिए यहां मेरे लिए लड़ाई लड़ी। लोग आपको बताएंगे। हकीकत इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है कि महराज ने हमेशा लोगों की मदद की है, और हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जब वो डीडीसी थे तब से लेकर अभी तक भी वो आवाम की मदद करते आए हैं। बहरहाल उवैस साहब ने आपको सारी बातें पहुंचाई, हकीकत को बयां किया। आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं थोड़ा सा, मैं इसमें एक चीज़ है, ये गुजारिश करना चाहूँगा, दिल पे हाथ रख के, जिन लोगों को ज़रा भी ये लगता है, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आज तक आपको ऐसा कोई शख्स मिला है, आज तक आपने किसी गरीब मजलूम के लिए अपने ऊपर एफआईआर लेने वाला आदमी देखा है? आज तक आपने देखा है कि किसी बेबस आदमी के लिए वो पीएसए तक झेल गया? आज तक आपने कोई ऐसा लीडर देखा है, ऐसा नौजवान देखा है? माना लहजा तल्ख है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि गंदगी कितनी है? क्या आपको पता नहीं है कि करप्शन कितनी है? क्या आपको पता नहीं है कि फेवरेटिज्म कितना है? मैं एक आखिरी अपील इस वक्त आपकी वसादत से, आमिर भाई, आपको लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, आपकी वसादत से एक आखिरी अपील जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से करना चाहता हूं कि इस वक्त जुर्रत दिखाने का वक्त है, इस वक्त जुर्रत दिखाने की जरूरत है। वरना याद रखना कि इन शहरों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गिद्ध मंडराएंगे, और वो गिद्ध क्यों मंडराते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। वो किन के ऊपर मंडराते हैं? आप सबका वो मकाम आने वाला है, वो दौर आने वाला है। इस वक्त आप इस शख्स के लिए नहीं बोलेंगे, आप कभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम के हमदर्द नहीं हो सकते, आप कभी भी जम्मू कश्मीर के आवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। आज पहली जिम्मेदारी आपकी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की है। और जो ऑपोजिशन में बर्बाद करने वाले लोग हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, महराज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हमारी धर्म की सियासत नहीं है, हमारे कोई आइडियोलॉजिकल क्लैशेस नहीं है, हम यहां पर कोई जात पात पे बांटने नहीं आए हैं, हम यहां पर देश को आगे लेके जाने आए हैं। और देश को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले करप्शन को हटाना होगा, फेवरेटिज्म को हटाना होगा, इक्वलिटी लानी होगी, और हक पर जो है आपको फैसले करने होंगे। उसलिए हम लड़ रहे हैं। हमें कोई मस्जिद, मंदिर, हमें कोई दरगाहें, हमें कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं करना, ना हमारी कोई वो मंशा है, ना नीयत है। हम गरीब की बात करने आए हैं, और उस गरीब की, जिस गरीब के कंधों पे ये मुल्क चलता है, जिस गरीब के कंधों पे ये मुल्क जिंदा है, जो गरीब अपने पसीने से रोज इस मुल्क को चलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उवैस साहब थे, जिन्होंने पूरे तफसीलाती तौर में इस इंटरव्यू में आप तक सारी बातें पहुंचाई। मैं उम्मीद रखता हूं मेरे अजीज दोस्तों, क्या आप अपनी राय जरूर देंगे। फिलहाल के तौर पे एक छोटा सा प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।